हेलो फ्रेंड्स, केवीएस आर्ट एजुकेशन प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं हम। उसका पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। टाइम पीरियड है 2500 बीसी से 1500 बीसी। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगी कि जो 2500 से 1500 बीसी है, इसका एग्जैक्ट कोई समय काल नहीं है। 2500 से 1500 भी माना जाता है, 3000 से 1500 भी माना जाता है। वो डिफरेंट जो पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग साक्ष्य से विभिन्न विभिन्न तरीक़ों का अनुमान लगाया था कि ये इस समय से उस समय तक की सभ्यता रही होगी। इस वजह से इसका हमें डेट जो मिलता है वो डिफरेंट मिलता है। तो इस पे कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब भी होगा तो ये 3000 से 15 होगा या 2500 से 1500 होगा, यही इसी बीच में होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 300 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। सर्वप्रथम उत्खनन के प्राप्त कुछ सभ्यताएं, जिसमें सिंधु नदी के तटवर्ती इलाकों में होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कहा जाता है कि सर्वप्रथम जिस स्थान का खोज होता है, उस वजह से उसको उसका नाम दे दिया जाता है, जैसे हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता सबसे पहले खोजी गई थी। इसके प्राचीन अवशेषों से उस समय के तत्कालीन भारत के रहन सहन, रीति रिवाज और खान पान, वस्त्रभूषण और ज्ञान विज्ञान का परिचय होता है। इन स्थलों के साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि भारत का संबंध सुमेर, फिलिस्तीन, ईरान तथा मिस्र के देशों से स्थापित हो चुका था। ठीक है, इसकी खोज का भी खोज है। इसकी खोज किसने की थी? 1856 ईस्वी में अंग्रेज जनरल कनिंघम को यहाँ पे सेल खड़ी, जो इसको इंग्लिश में स्ट्रिएटाइट कहते हैं, उनके मुहरों सहित अनेक प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई थी। परंतु इसका कोई उन्होंने लेख नहीं प्रस्तुत किया, ना ही इस पे शोध किया। इस वजह से ये नहीं माना जाता है। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, दयाराम साहनी ने सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई का कार्य प्रारंभ किया था, तब से इसकी खोज मानी जाती है। ठीक है, 1922 में उसके एक साल बाद रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है, इसकी खुदाई का कार्य प्रारंभ कराया था। इसके विभिन्न जो स्थल थे वो थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, रोपड़, कालीबंगाल, लोथल, धौलावीरा, आलमगीरपुर। और भी छोटे छोटे स्थल थे, बट हमें इतना ही जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कुछ बताऊंगी, जिसमें छोटे मोटे क्वेश्चन जो रह गए हैं वो मैं उसमें कवर करा दूंगी। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज 1921 में जो मांटगोमरी ज़िला पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है, दयाराम साहनी ने कराई थी। ये कौन सी नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे। 1922 में उसके बाद मोहनजोदड़ो का सिंध के लरकाना ज़िले में, ये भी पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो भी, रखालदास बनर्जी ने इसका उत्खनन कराया था, जो ये भी सिंधु नदी के किनारे है। 1931 में चनहुदड़ो, जो सिंध पाकिस्तान में है, ननी गोपाल मजुमदार, NG मजुमदार जो हैं, इन्होंने कराया था, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 1953 में रोपड़, जो पंजाब भारत में स्थित है, YD शर्मा ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। ये सतलज नदी के किनारे है। 1953 में कालीबंगन, गंगानगर, राजस्थान, एक घोष घग्गर नदी के किनारे है। 1955 से 63 लोथल, जो अहमदाबाद गुजरात में है, SR राव, ये भोगवा नदी के किनारे है। SR राव ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। 1990 से 1991 में धौलावीरा, जो कच्छ के रण गुजरात में स्थित है, RS बिष्ट ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। और नदी है जो वहाँ पे स्थित थी, भोगवा नदी थी। 1958 में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश का मेवाड़ जिला, यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? ये है उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला में स्थित आलमगीरपुर। इसका खोज यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था और हिंडन नदी के किनारे ये बसा हुआ है। इसके नामकरण में विभिन्न मतभेद
माना जाता है। सबसे प्राचीन सभ्यता होने के कारण इसे इंडो सुमेरियन सभ्यता का नाम भी दिया गया। फिर सिंधु नदी के कारण स्थित होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। सर्वप्रथम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज होने के कारण इसे हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहा जाने लगा। ठीक है, इसका विशेषताएं जो थी, यहाँ के निवासी योजनाबद्ध नगरों में रहते थे और व्यापार और कृषि करते थे। लेखन कार्य का भी ज्ञान था इनको। इसी कारण इस सभ्यता को ताम्र पाषाण युगीन, सैंधव सभ्यता व कांस्य युगीन तथा पूरा ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक सभ्यता आदि अनेक नामों से इसको जाना जाता है। समय के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि विभिन्न पुरातत्विकों का मतभेद है। सर जॉर्ज मार्शल ने सर्वप्रथम सन 1931 में इस सभ्यता को 3250 ईस्वी से 2750 ईस्वी पूर्व के मध्य रखा था। एक घोष ने विभिन्न विश्लेषणों के आधार पर 2500 ईस्वी पूर्व से 2450 ईस्वी पूर्व तथा अंत में 1900 ईस्वी पूर्व से 1600 ईस्वी पूर्व माना था। ठीक है, सैंधव सभ्यता के पोषक कहा जाता है कि सैंधव सभ्यता को कहाँ से एक पोषक मिला, कहाँ से उसकी जड़ कहाँ से आई थी। इस तरह से कहा जाता है कि सौंदर्य पुरावशेषों तथा सुमेरियन अवशेषों में सादृश्य के आधार पर इस सभ्यता को इंडो सुमेरियन नाम दिया जाता है। कहा जाता है कि इसकी जो साक्ष्य मिले हैं, जो चीज़ें हैं, सभ्यता एक तरह से दिखती हैं, इस वजह से इन्हें इंडो और सुमेरियन सभ्यता कहा जाता था। परंतु ह्यूवेलर और गार्डन महोदय के अनुसार इस सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरित है, तो इसलिए उन्होंने मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरित कह दिया। फिर लिपियों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह सभ्यता सबसे भिन्न है। लिपि और कहीं पे इस तरीके की लिपि नहीं पाई गई है, इस वजह से इस सभ्यता को सबसे भिन्न माना गया था। सैंधव सभ्यता के जो प्रमुख केंद्र थे वो कौन कौन से थे? सैंधव सभ्यता के जो प्रमुख केंद्र थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ही माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति में निर्माता जो थे वो धनी, व्यापारी और शासक वर्ग के होते थे। ये विभिन्न कलाओं के प्रेमी भी होते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता सार्वजनिक उपयोग के लिए बड़े कुओं का निर्माण किया जाता था। इसकी अंदर की दीवारों पर पकी हुई ईंटों को बड़ी सफाई से जुड़ाई की गई थी। ठीक है, पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। घरों के पानी के निकास ड्रेनिंग सिस्टम के लिए नालियों की व्यवस्था की जाती थी। हड़प्पा से प्राप्त होने वाले भवनों के अवशेषों में चबूतरों और धान्यागारों का उल्लेख किया जाता है। व्हीलर के विचार से इनका प्रयोग अन्न कूटने के लिए किया जाता था। तो ये था हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। मोहनजोदड़ो में क्या था? सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र मोहनजोदड़ो को माना जाता था। यहाँ पे जो एक विशाल स्नानागार पाया गया, विशाल जल कुंड जिसको ग्रेट बाथ भी बोलते हैं, ये सर्वप्रमुख है। इसका जो आकार था वो 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा है। उत्तर तथा दक्षिण दिशा में इसमें सीढ़ियाँ भी बनी हुई थीं और एक तरफ इसमें बरामदे भी थे और कमरे भी थे, जिसमें कहा जाता है कि वो स्नान करने के बाद ड्रेस चेंज करने के लिए वो बनाया गया था। तो इस तरह की सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। इसमें भी जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जो स्नानागार था उसके जो प्रदूषित जल थे उसको ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा था और उस स्नानागार के फर्श भी पक्की ईंटों से ही बनाई गई थी। स्नानागार के 3 और बरामदे थे और कमरे भी बने थे। यहाँ पे 22,000 से अधिक मुहरें, मूर्तियाँ, स्टेटाइट और प्रस्तर स्तंभ और अन्य छोटे आकार के स्वर्ण मनके प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो में भी हड़प्पा की ही भांति अनाज भंडार के लिए कोष्ठागार बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से भवन प्राप्त हुए थे? अन्नागार, स्नानागार, सभा भवन। अन्नागार में 27 कोठे बने हैं जो मोहनजोदड़ो की विशेषता को बढ़ाते हैं। ठीक है, एक और स्थान पढ़ते हैं कालीबंगन, जो गंगानगर राजस्थान में स्थित है। वो ये प्राचीन, जिसको घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी था, उसके किनारे स्थित था। कालीबंगन में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन आता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? तो कालीबंगन से मिले।
मिट्टी से बने खिलौने की गाड़ी से पहिए, ये भी कलिबंगन से मिले थे। घड़े कलिबंगन से मिले थे। बैल की प्रतिमा कलिबंगन से। सीलबट्टे, तांबे की कुल्हाड़ी, फल काटने का औजार, लाल, काले व सफ़ेद रंगों से युक्त चित्रित मिट्टी के बर्तन के भी साक्ष्य यहाँ बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। फिर एक और स्थल है जो लोथल है, ठीक है। कलिबंगन हो गया, हड़प्पा पढ़ लिया हमने, मोहनजोदड़ो, कलिबंगन और लोथल। लोथल बहुत ही महत्वपूर्ण था। लोथल का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वहाँ पे एक बंदरगाह पाया गया था, डॉक यार्ड पाया गया था, जिससे इसकी ख्याति सबसे ज़्यादा थी। गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के सरगवाला ग्राम के पास स्थित है ये, ठीक है। और ये ताम्रश्मयी युगीन बंदरगाह इसमें पाए जाते थे, जो इसकी ख्याति को बहुत ही बढ़ा देता था। यह पश्चिम एशिया के साथ जल मार्ग द्वारा आवागमन करने का प्रमुख द्वार माना जाता था। प्रमुख भवन निर्माण इसमें कौन कौन से थे? लोथल में भंडार गृह थे, स्नानागार थे, शौचालय था, नालियों की व्यवस्था तथा अन्नागार, सभी कुछ यहाँ पे थे। सिंधु सभ्यता से प्राप्त होने वाले सभी उपकरण, बर्तन, आभूषण आदि सब कुछ यहाँ मिलते थे। यहाँ के जो मेन जो क्वेश्चन में आ सकता है, मेन जो चीज़ें, तांबे का हंस लोथल से प्राप्त हुआ, मर्तबान में धूर्त लोमड़ी ये लोथल से प्राप्त हुए, शतरंज के बोर्ड के नमूने, पात्रों पर मानव, पक्षी, सर्प, अनाज की बालें, घास तथा लताएं चित्रित की गई थी। मनके बनाने के कारखाने और चावल के साक्ष्य, धान की भूसी के साक्ष्य, ये सारी चीज़ें लोथल से प्राप्त हुई थी। लोथल को लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है ये कि किसको लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है? तो लोथल को लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य साक्ष्य जो प्रमुख थे वो थे सिंधु सभ्यता की मुहरें एवं चित्रलिपि, मृद भांडों या मिट्टी के बर्तनों की चित्रकारी और मूर्ति शिल्प कला। तो ये तीन जो साक्ष्य थे वो जो सिंधु घाटी सभ्यता को उस समय के रहन सहन और चीज़ों को दर्शाते हैं कि लोग कौन सी पूजा, किस चीज़ की पूजा करते थे, किस जानवर की पूजा करते थे, कौन से जानवर इनके आसपास रहता था, ये क्या आभूषण पहनते थे, कौन सा बर्तन यूज़ करते थे, ये सारी चीज़ें जो प्रमुख साक्ष्य वहाँ पे प्राप्त हुई, मोहरें प्राप्त हुई, बर्तन प्राप्त हुए, उससे ये चीज़ अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय की जो सभ्यता थी वो किस तरीके से डेवलप हो चुकी थी। आज हम जिस तरीके से रहते हैं पूरी तरह डेवलप्ड, उस समय भी वो लोग पूरी तरह से डेवलप्ड थे, ठीक है। तो पहला देखते हैं मुहरे और चित्रलिपि। संभवतः 2000 से अधिक यहाँ पे संख्या में मुहरें और चित्रलिपि पाए गए हैं जो कलात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिसके आकार, सामग्री और विषय डिफरेंट थे। आकार क्या क्या थे? जो मुहरें थी उसके आकार थे गोल, लंबी, चपटी, वर्गाकार, आयतन, ये आकार थे। सामग्री क्या क्या थे? सेल खड़ी, स्टेराटाइप या घिया पत्थर कह सकते हैं उसको। विषय उसमें क्या क्या बने हुए थे? हाथी, गेंडा, व्याघ्र, खरगोश, हिरण, सिंह युक्त बैल। तो कभी कभी क्वेश्चन यह आता है कि कौन सा जानवर उस समय नहीं पाया जाता था, तो ये कहा जाएगा गाय नहीं मिलती थी। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गरुड़, मगर आदि की सुंदर आकृतियाँ उत्कीर्ण की गई थी। मगर आदि की उदाहरण, सर्वाधिक सुंदर आकृति जो खोद कर बनाई गई थी, ककुद मान वृषभ। ये क्वेश्चन लर्न करने का है। ककुद मान जो सर्वाधिक सुंदर जो बनाई गई थी वो खोद कर बनाई गई थी, इसको हम्प्ड बुल कहते हैं, ठीक है। इसमें और भी कुछ थे जो खास जो सील थी, जो सेल खड़ी थी, खास थी, उसके नाम यहाँ पे है। एक श्रृंगी पशु का 3 मस्तक वाला एक पशु, एक मुहर में 3 व्याघ्रों के शरीर संयुक्त हैं। पीपल वृक्ष को 2 सर्पों की आकृति के मध्य अंकित किया गया है। कुछ मुहरों पर स्वास्तिक की रेखाकृति प्रतीत होती है।
ठीक है। अब इसी में बढ़ते हैं चित्रलिपि पे। चित्रलिपि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, उसमें जो चित्रलिपि प्राप्त की गई है वो लगभग 400 अक्षर से अधिक कहा जाता है। चित्रलिपियों के पढ़े जाने का प्रयास किया गया परंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। कहा जाता है कि अगर ये पढ़ी जा चुकी होती तो किस तरीके के पशु, किस तरीके से वहाँ पे जो चीज़ें थी, किस तरीके से लोग किसकी पूजा करते थे, किस में आस्था रखते थे, क्या करते थे, तो ये सब चीज़ों का अनुमान बड़े आसानी से लगाया जा सकता था। परंतु इस चित्रलिपि को पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। एक मोहर पर एक पुरुष को ध्यान मुद्रा में बैठे हुए उकेरा गया है और सिर पर कोई त्रिशूल नुमा कोई आवरण पहना हुआ है। इस आकृति के चारों ओर गेंडा, हाथी, व्याघ्र और भैंसा नामक पशु अंकित हैं। तो इसको प्रोफेसर जॉर्ज मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप माना था। ठीक है। तो इसमें ये कहा जाता है कि शिव की भी उपासना वो लोग करते थे। उसमें जो सिंह टाइप का बना हुआ है, जो एक ध्यान मुद्रा में आदमी बैठा है, उसको एक तरह से बैल का शिंग टाइप का बनाया गया है और उसके किनारे जो कई पशुओं को दिखाया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शिव की पूजा हो रही है। पशुओं की पूजा के भी साक्ष्य ऐसा लगता है सेलखड़ी पे कि पशुओं के भी पूजा के साक्ष्य हैं। इन उत्कीर्ण आकृतियों से माना जाता है कि इस समय के लोग पशुओं की भी पूजा करते थे और नर बलि का भी साक्ष्य इनसे मिलता है। एक मुहर में एक पुरुष जो है हंसिया जैसा हथियार लिए तथा एक नारी धरती में बैठी हाथों को याचना की मुद्रा में उठाए हुए अंकित है। यह अंकन संभवतः नर बलि की ओर संकेत करता है। तो इन सब चीज़ों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय नर बलि थी, उस समय शिव की पूजा होती थी, उस समय पशुओं की पूजा होती थी। इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं उस समय की सभ्यता का कि कहाँ तक विकसित हो चुकी थी। उसके बाद सेकंड है जो मृद भांडों या मिट्टी के बर्तनों की चित्रकारी के अनुसार हम कल्पना कर सकते हैं। इसे मृत पात्रों की चित्रकारी भी कहते हैं। सिंधु घाटी के लोग पकाई हुई मिट्टी के रंगे हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे, विभिन्न कलाकृतियों से सुसज्जित करते थे। ये पात्र दो प्रकार के होते थे, दैनिक उपकरणों में लाए जाने वाले पात्र और शव पात्र। जो शव समाधियाँ जो होती थी उसमें कुछ पात्र ऐसे बना के रख दिए जाते थे। उनका मानना था कि वो कभी ना कभी उनको सारे उनके दैनिक उपयोग में लाने वाली वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती रहेगी। इस वजह से वो शव के समय जब दफनाते थे तो उस समय सारे पात्रों को वहाँ रख देते थे। और उनके चित्रों के जो विषय थे, जो मृदभांड जो बनाए जाते थे, उनके जो चित्र बनते थे उनके विषय थे मयूर का चिन्ह, बकरा, मछली, पत्तियाँ, पेड़ पौधे, उड़ती चिड़ियाएँ, तारे, रश्मिमाला युक्त मंडल और लहरियाँ आदि। ठीक है। रेखाओं तथा आकृतियाँ, उसमें रेखाएं जो एक स्ट्रिप बनती थी, जो एक डिज़ाइन बनता था, उसमें सरल रेखा, वृत्तों की रेखा, कोणों, वर्गों, त्रिभुज, डायमंड, त्रिभुज, चतुर्भुज, तमाम ये रेखाओं को भी यूज़ करते थे। शेप्स और कोन्स, इन डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते थे। पक्षियों में कौन कौन से पक्षियों को यूज़ किया जाता था? मयूर, हंस, मुर्गा व कबूतर। पशुओं में बारहसिंगा, हिरण। इस तरह से यूज़ किया जाता था, मृदभांड में जो चित्रित किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग बर्तनों को लाल रंग से रंग कर उस पर काली रेखाओं से चित्र बनाते थे। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस कलर के बर्तन पे किस कलर का रंग चढ़ाकर उस पर किस रंग से उस पर डिज़ाइन करते थे। तो लाल रंग का रंग चढ़ाकर उस पर काली रेखाओं से डिज़ाइन करते थे। लाल रंग जो था वो गेरू से प्राप्त होता था और काला रंग जो था वो कालिक से प्राप्त होता था। सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। उस समय चाक का भी इस्तेमाल होने लगा था। अब हम तीसरा जो पढ़ेंगे, जो साक्ष्य था, तीसरा जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है, जो हमारे एग्जाम में हमेशा आता है, मूर्तिकला से संबंधित है। यहाँ पर 3 प्रकार की मूर्तियों का निर्माण हुआ था। कहा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति और धातु की मूर्तियों का प्रचलन हो गया था। धातु का भी उन लोगों ने मिश्रण करके सर्वाधिक मूर्तियाँ बनाई थी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मृत मूर्तियों के बारे में, जो मिट्टी की पकाई हुई मूर्तियाँ बनती थी।
इसमें है सबसे पहला मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नारी की मूर्ति। इसे वस्त्राभूषण से सुसज्जित तथा सिर पर मुकुट जैसे पहने दिखाया गया है। अनुमान लगाया जाता है कि यह किसी देवी की प्रतिमा है। ये जो प्रतिमा थी जिसके बारे में मैंने बताया, इसके जो इसने आभूषण पहन रखे हैं, गले से लेके इन्होंने कमर तक आभूषण पहन रखा है और सिर पे इनके मुकुट जैसा बना हुआ है। इनकी सिर्फ जंघे तक की ही प्रतिमा ये है, तो माना जाता है कि ये जो प्रतिमा थी पूरी तरह से सुसज्जित और पूरी तरह से सौंदर्य से भरी हुई ये एक देवी की प्रतिमा हो सकती है कि लोग उसकी आराधना करने के लिए उसको बनाया हो। एक अन्य खड़ी मुद्रा है जो पूरी प्राप्त हुई है, वो टेराकोटा मातृ देवी की प्रतिमा ही मानी जाती है। ये भी उसी के समान जो पुरानी पहले वाली बताया मैंने, उसी तरह गले में आभूषण है और हाथ में चूड़ियाँ पाई गई हैं। तो उसी के समान ये अलंकरण युक्त, सिर पर वैसा ही मुकुट पहने, हाथ पर सीधे डंडे के समान दर्शाया गया हाथ को इसके, और उसमें उंगलियों का अंकन नहीं है। ठीक है, तो ये जो मूर्ति है इसकी पूरी मुद्रा प्राप्त हुई है, पूरी खड़ी मुद्रा प्राप्त हुई है। तीसरी जो है वो पुरुष आकृतियाँ भी मिली हैं। पुरुष आकृतियों में ढलुआ माथा, लंबी कटावदार आँखें, लंबी नाक, चिपकाया हुआ मुख, कुछ सींगों वाली मूर्तियाँ भी प्राप्त हैं। मुखौटे भी सांचे से ढाले हुए प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे कुछ पशु आकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं। मृदभांड जो कुबड़दार वृषभ की मूर्ति थी, हाथी की मूर्ति है, सुअर है, गेंडा, बंदर, भेड़, कछुआ, पक्षी इत्यादि। ठीक है, अब हम तीसरा जो पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, धातु निर्मित मूर्ति शिल्प। इस समय मिश्रित धातु की मूर्तियां बनना प्रारंभ हो गए थे। इस समय की सभ्यता इतनी डेवलप हो चुकी थी कि धातुओं का भी इस्तेमाल करने लगे थे, जो तांबा, कांसा, टिन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा था। इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी धातु का इस्तेमाल नहीं होता था उस समय, तो आयरन का इस्तेमाल, मतलब लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो तांबा और कांसा नामक धातुओं का प्रयोग होने लगा था। तांबे व संखिया या हरताल से बनी मिश्रित धातु का भी उपयोग होता था। नर्तकी की ताम्र प्रतिमा, जो नर्तकी की कांसे की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है उसे कहते हैं। ठीक है, गले में त्रिफुलिया हार है, इसकी ऊंचाई है 4.5 इंच। ठीक है, 4 से 1/2 इंच है, और ये अभी दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम में रखी हुई है। ये तांबे से बनी अन्य उल्लेखनीय मूर्तियाँ हैं। इसमें महिष, भैंसा है और भेड़ें हैं, मूर्तियों का उल्लेख है। ठीक है, ये हो गया ताम्र योगिन, जो कांसे से बनी हुई मूर्ति थी। जो सर्वप्रमुख यही है नर्तकी की प्रतिमा, जिसके हाथों में चूड़ियाँ हैं, एक हाथ कमर पे है और एक पैर थोड़ा सा टेढ़ा, बिल्कुल सिंपल मुद्रा में बनाया गया है, और गले में कुछ मालाएं हैं और पूरी तरह से सुसज्जित। ये ऐसा लगता है जैसे किसी नर्तकी की प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला पढ़ते हैं, पाषाण से निर्मित मूर्तियाँ। पाषाण से निर्मित मूर्तियाँ कम संख्या में मिले हैं। इस समय की लगभग 11 मूर्तियाँ उपलब्ध हैं। यह मूर्तियाँ भग्न अवस्था में ही उपलब्ध हुई हैं। इसमें है पहला पुरुष धड़, जो युवा पुरुष धड़, जो सैंड स्टोन में बालूकाष्म से निर्मित है। एक खड़े पुरुष का धड़ है जिसका ऊंचाई है 4 इंच, इसकी ऊंचाई है। ये पूर्णतः नग्न पुरुष दिखाया गया है। पुरातत्ववेत्ताओं ने इस प्रतिमा को प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ की प्रतिमा माना है। ये मूर्ति जो है पुरुष धड़, ये पूरी तरह से बलिष्ठ प्रतिमा है। एक युवा पुरुष का धड़ दिखाई देता है। इसमें जो चित्र जो तराशा गया है पत्थर को, वो पूरी तरह से बलिष्ठ लग रहा है, जैसे पूरी तरह से यंग और
हिस्ट पुष्ट इंसान हो, उसके जो उदर हैं वो थोड़े से उभरे हुए हैं और इसके हाथों में कुछ होल की तरह बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे दूसरे हैं हाथ कहीं बना के रखे हों और उसमें ले आके फिट करने के लिए बनाया गया हो। तो इस तरीके का ये पुरुष धड़ की प्रतिमा बनी हुई है। एक नवयुवती की मूर्ति है। यह नृत्य मुद्रा में अंकित प्रतिमा है। इसकी भी ऊंचाई 4 इंच की है। ये लाइमस्टोन, ग्रेस लाइमस्टोन जो स्लेटी चूना पत्थर कहते हैं उससे निर्मित है। एक योगी की प्रतिमा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। योगी की प्रतिमा सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम प्रतिमाओं में मोहनजोदड़ो से प्राप्त सेल खड़ी से निर्मित ये दाढ़ी युक्त पुरुषाकृति है। ये दाढ़ी युक्त जो पुरुषाकृति है, इसके दाढ़ी और बाल पूरी तरह से सटीक, जैसे ऐसा लगता है जैसे कंघा किया हुआ हो। इसके एक कंधे पे त्रिफुलिया अलंकृत उत्तरीय चादर ओढ़े ये मानो खड़ा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे ये एक साध्वी हो, योगी हो, जिसने एक फूल वाले प्रिंट वाले चादर डाल रखा हो, या तो इसे पुजारी की मूर्ति भी कहा जा सकता है। ये पूरी तरह से शांत चित्त है। इसकी आंखें थोड़ी खुली हुई हैं, थोड़ी बंद हैं। इस तरह से उसके चेहरे पे एक योग वाला मुद्रा दिखता है, जिसमें संसार से, मोह माया से विलुप्त होकर ऐसा लगता है जैसे किसी भी इच्छा की प्राप्ति करने की कोई इच्छा नहीं है। वो बिल्कुल मोक्ष को पाने का एक्सप्रेशन दे रहा है। इस तरह का योगी की प्रतिमा है। इसी वजह से इसे योगी की प्रतिमा कहा जाता है। ये भी कुछ टूटा हुआ ही है, प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा KVS आर्ट एजुकेशन प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट चैप्टर। तो प्लीज़ इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी या आपको इसके क्वेश्चन सभी ऑप्शनल क्वेश्चन चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करिएगा, मैं वेट करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट चैप्टर फिर से लेके आऊँगी। और लगातार मेरे चैनल पे बने रहिए, जिससे कि आप मेरी वीडियो को तुरंत पा सकते हैं। और मैं KVS आर्ट एजुकेशन की प्रिपरेशन के लिए ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम से पहले मैं धीरे धीरे सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी। तो ठीक है, तो सुनने प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।